हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट आईएएस में, जहां पर हम लोग आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को एपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सेशन है, ये इसका फाइनल चैप्टर है, फाइनल लेक्चर है। टोटल 4 लेक्चर मैंने लिए हैं और इन 4 लेक्चर में मैंने जो एपीएससी प्रीलिम्स में जितना करंट अफेयर्स का सिलेबस है पिछले साल 2025 से लेकर इस साल 2026 तक, उसको कंप्रिहेंसिवली कवर करवा दिया है। अब तुम में से कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन मन में होंगे, मैंने यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में देखा कि क्या सर ये 4 लेक्चर्स काफी हैं। तो देखो बाबू, पहली बात ये कि अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स की क्लासेस आसाम प्रहरी या जो प्री कॉन्कर सीरीज है आपने पहले से की है, या आपने पहले से न्यूज़पेपर से अपने लिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, या आपने किसी और सोर्स से भी करंट अफेयर्स आसाम के लिए फॉलो किया है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसके साथ ये जो 4 लेक्चर मैंने करवाए हैं ना, ये आपके लिए रिवीजन के जैसा हो जाएगा, सोने पर सुहागा के जैसा। और अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं किया है आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो फिर तो बाबू ये 4 लेक्चर आपका आखिरी सहारा है। सो आपने पहले से जो कर रखा है उसके साथ आप इसको ऐड कर लो, चेरी ऑन द टॉप। और पहले से अगर नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो ये 4 लेक्चर तो सिंसियरली देख कर जाओ। आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को और बेहतर बनाने के लिए आपके एपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है जो मैं इस सेशन के लास्ट में करूंगा। ठीक है, अब हम अपना फाइनल चैप्टर आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक हमारा क्या है? आज पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में, जिन्हें हम श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ भूपेन दा भी बुलाते हैं। उनकी 14th डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था रिसेंटली, राइट। और जब भी हम भूपेन दा की बात करते हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका की बात करते हैं, तो उनका लिखा ये जो संगीत है, उनका गाया ये जो संगीत गाना है, कितना बढ़िया है। ये हम सब के लिए आज मनुष्यता सीखने के लिए, ह्यूमैनिटी सीखने के लिए। आज हम एक तरफ देखते हैं ना कि कल एक सीन मैंने देखा कि मुंबई के लोकल में ट्रेन में बैठने को लेकर या गेट बंद करने को लेकर, मामूली से किसी बात को लेकर एक इंसान ने दूसरे इंसान को चाकू मारकर मार दी। एक लड़की अपने मंगेतर को लेकर फोर्ट पर जाती है ट्रेक करने, पहले भी उसको मारने का प्रयास कर चुकी थी, फिर उसके बाद बहाना बना दिया, फिर उसके बाद धक्के देकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। रोड रेजेस के कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि गाड़ी में हल्की सी स्क्रैच लग गई तो इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि एक इंसान की डेथ हो जाती है। और बाकी धर्म, जाते और रीजन के नाम पे लड़ना, वो तो पहले से और चला ही आ रहा है। तो ये जो नई नई चीजें आजकल, जहां पर इंसान अपनी मनुष्यता खो रहा है ना, वहां पर इनके गानों का लिखा हुआ ये बस 4 लाइन ही एक बड़ी सीख बनता। बड़े अच्छे से इन्होंने गाया था ना, मानु है मानु हार बाबे, जो दी है ओ कोनु न भावे, ओ कोनी अनुभूति रे, भावे बुकुनु एकोआ हो मनिया, मानु है मानु हार बाबे। मनुष्यता सिखाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आप आईफोन यूज कर लोगे, चंद्रमा पे चले जाओगे, वहां पर भी फ्लाइट बुक कर लोगे, मार्स पे जाके, उससे कुछ नहीं होने वाला है। इंसानियत सबसे पहले चाहिए हम लोगों को, है ना। सिर्फ भारतीयों को नहीं, पूरी दुनिया को, हर किसी को इंसानियत चाहिए। अभी वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, वहां से फिर केसेस आ रहे हैं कि डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया है, हजारों लोगों की डेथ हो गई है, और उसके बीच कुछ लोग घरों में जाकर चोरी करने का भी काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को मनुष्यता की जरूरत है, अभी मनुष्यता सीखने की। याद रखना है हमें इनके लिखे हुए संगीत, इनके लिखे हुए लाइंस, इनकी कही हुई बातें, इन लोगों की। अब हम जरा भूपेन दा के बारे में पढ़े कि हम अपने एपीएससी प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो नाउ, सबसे पहले तो 14th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इस 14th डेथ एनिवर्सरी में सब लोगों ने एक साथ मिलकर मास लेवल पर मानु है मनोहर बाबे गाने का भी काम किया। ऑब्वियसली ये जो पंक्तियां हैं बड़ी सीख देती हैं, राइट, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया। साथ ही साथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उन्होंने कहा कि आसाम की सरकार की तरफ से हम क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करेंगे कि इनका भूपेन दा का लिखा हुआ ये जो गाना है, जो इनका गाया हुआ ये संगीत है, मानु है मनोहर बाबे, इसको एंथम ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में यूनाइटेड नेशंस रिकॉग्नाइज करे। क्योंकि बात सही है, इसे हम एंथम ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आसाम, भारत की छवि और बढ़ेगी, सॉफ्ट पावर हमारा बढ़ेगा, और बाकी दुनिया के बाकी लोगों को या देश में भी जिनको इस संगीत के बारे में, इस गाने के बारे में नहीं पता है, उन्हें भी मालूम पड़ेगा, एक अच्छी सीख मिल सकेगी, है ना। ये अच्छा है, इसको आप अपने एथिक्स के आंसर्स में, मेंस में यूज कर सकते हो, है ना, ऐसे में यूज कर सकते हो, मेंस में भी। याद रखना, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी तो करना है, क्लियर बाबू।
राइट। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर ने और क्या अनाउंस किया कि एक 100 फीट ऊंची लंबी स्टैच्यू इनकी बनाई जाएगी इनके सम्मान में। कहां पर? 0 पॉइंट ऑफ धौला सादिया ब्रिज, जो कि असम और अरुणाचल की यूनिटी को शो करता है, वहीं पर एक 100 फीट ऊंची प्रतिमा इनके सम्मान में बनाई जाएगी। बहुत अच्छा है। चलिए और जरा हम देखें इनके बारे में, भूपेंद्र के बारे में हमें प्रीलिम्स में क्या क्या याद रखना है। तो देखो, सबसे पहले बात तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के अलावा इन्हें पहले पद्म विभूषण एंड पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ सिंस ये आर्ट के जगत से रिलेटेड थे तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित इन्हें किया गया है फिल्म जगत में। इनके जो भी वर्क्स थे, चाहे वो पॉपुलर सॉन्ग्स मानो है मनोहर बाबे हो या बाकी सॉन्ग्स हो, बाकी जो वर्क्स हो, है ना, जो भी, चाहे फिल्मों में काम हो या फिल्मों के अलावा संगीत का काम हो, लिखने का काम हो, हर जगह इन्होंने मनुष्यता के ऊपर जोर दिया कि इंसान के लिए ह्यूमैनिटी जरूरी है, राइट। ये भी इन्होंने ही वर्क विद पॉल रॉबिन्सन के साथ इन्होंने काम किया। वी शैल ओवरकम जो एक बड़ा प्यारा सा गाना है ना, वी शैल ओवरकम गाना, इसको इन्होंने एसएमएज में कंपोज करने का, गाने का काम किया था पॉल रॉबिन्सन के साथ मिलकर इस साल। साथ ही साथ अब जब हम भूपेन दा के बारे में, डॉक्टर भूपेन हजारिका के बारे में पढ़ते हैं, हमें यह भी याद रखना है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड से 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से शुरुआत की गई डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड से 6 एमिनेंट पर्सनैलिटीज को सम्मानित किया गया, जो अलग अलग सेक्टर्स जैसे फिल्म हुआ, म्यूजिक हुआ, लिटरेचर हुआ, इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे उनमें से एक है दोरजी थोंगची, है ना। इनको हम असम सिनुआ एसबे के नाम से भी बुलाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ये, पर इन्होंने एसएमएज में काफी अच्छा अपना योगदान दिया है। लेसराम मेमा, ये मणिपुर से हैं, राइट। असम से भी लोग हैं, असम से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, अरुणाचल से। तो वही अगेन, डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड सिर्फ और सिर्फ उन पर्सन के लिए नहीं जिनका जन्म असम में हुआ, हर उस पर्सन के लिए, चाहे वो अरुणाचल में जन्म लिया हो या मेघालय में, पर उसने मनुष्यता को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको डॉक्टर भूपेन हजारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन 6 लोगों का नाम जरा तुम एक बार पढ़ लेना, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मुलाई काथोनी 2.0 की तरफ। यहां पर भी हम जिन इंसान की बात करेंगे उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। अगेन इनका कंट्रीब्यूशन जो है नेचर से शुरुआत होकर, नेचर से रिलेट होकर इंसानों तक आता है, क्योंकि जो इंसान नेचर की वैल्यू भी समझता है ना, वो इंसानियत की वैल्यू भी समझता है, क्योंकि इंसान और नेचर अलग अलग नहीं है, दोनों हम इंटीग्रल पार्ट है। ये बात पहले लोग समझते थे तो उनको अलग से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाना नहीं पड़ता था, आजकल अलग से बुक में पढ़ाना पड़ता है। चलिए मुलाई काथोनी के बारे में हम बात करें, मुलाई काथोनी 2.0 की भी बात करेंगे। वहां पर कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की थी, ये न्यूज रिपोर्ट भी किया था, हमने डीसीए सेशन में भी डिस्कस किया है, आज एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो मुलाई काथोनी इज एक्चुअली द मेन मेड फॉरेस्ट, राइट। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मैन मेड फॉरेस्ट है माजुली जोरहाट वाले रीजन में, जिसको क्रिएट किया था नन अदर देन बट द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया श्री जादव पायेंग। श्री जादव पायेंग, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया से भी के सम्मान से बुलाया जाता है, इन्होंने मुलाई काथोनी की शुरुआत, मैन मेड फॉरेस्ट की शुरुआत ब्रह्मपुत्र रिवर बैंक में की, है ना। शुरुआत काफी पहले से इन्होंने की, 1979 से। नेचर के साथ इनका कनेक्शन काफी पुराना रहा और उसी रास्ते पर चलते हुए, पिता के इसी नेक रास्ते पर चलते हुए मुनमुनी पायेंग जो है, इन्होंने मुलाई काथोनी 2.0 की शुरुआत की। इनके पिता ने, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, श्री जादव पायेंग को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है सॉरी, तो उनकी पुत्री मुनमुनी पायेंग ने भी मुलाई काथोनी 2.0 की स्टार्ट की, मतलब एक और प्रोजेक्ट, वैसा ही एक और पार्ट ह्यूमन मेड फॉरेस्ट, मैन मेड फॉरेस्ट 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब पिता और पुत्री दोनों नेचर को बचाने का काम कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली ह्यूमन के भी काम आएगा। हम जादव पायेंग जी के बारे में और थोड़ा देखें अपने प्रीलिम्स के लिए, आप इनको सामने देख सकते हैं। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट प्रणब मुखर्जी से पद्मश्री सम्मान ग्रहण करते हुए, तो इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके जन्म की हम बात करें जादव पायेंग जी की, तो इनके जन्म 31 अक्टूबर 1959 जोरहाट आसाम में हुई। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री के साथ साथ इनको बाकी और कई ऐसे सम्मानों से देश विदेश में सम्मानित किया गया है। और इनके जो वर्क्स हैं, इनके वर्क्स हमें ना सिर्फ किसी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए काफी जरूरी है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है हुलॉक गिबन के बारे में। हुलॉक गिबन के बारे में तुमने एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पर अभी करंट में है तो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हुलॉक गिबन के बारे में पढ़ लेंगे, हुलॉक पार्क सेंचुरी के बारे में भी।
एक्चुअली वहां पे कुछ हुलॉक गिबन की डेथ हो गई थी, दैट्स व्हाई ये न्यूज में था। हम सबसे पहले बात करते हैं हुलॉन्ग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। एक चीज याद रखिएगा कि ये एक इकलौती सेंचुरी है। हुलॉन्ग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली सेंचुरी इन इंडिया विच इज नेम्ड आफ्टर अ प्राइमेट, जिसका नाम एक प्राइमेट ऑब्वियसली हुलॉन्ग गिबन इसके नाम पर किया गया है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत होती है हुलॉन्ग पार रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से, मतलब पहले ये रिजर्व फॉरेस्ट था, प्रेजेंट में इसका स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, कब से, 1997 से। 1997 से इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया, मतलब प्रोटेक्शन लेवल और इंक्रीज किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द कंजर्वेशन, नॉट जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हुलॉक गिबन्स बट ऑल्सो मेनी अदर स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा, मतलब बाकी जो एनिमल्स के स्पीसीज हैं, बर्ड्स के स्पीसीज हैं, ट्री की स्पीसीज हैं, उनके भी कंजर्वेशन के लिए हुलॉन्ग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हुलॉक गिबन की आपको जो वेराइटीज मिलती है या हुलॉक गिबन की जो दो टाइप्स मिलते हैं, उनका ना IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। तो IUCN के रेड लिस्ट में जो स्टेटस है, IUCN का रेड लिस्ट, याद रखना ये जो रेड लिस्ट होता है ना बाबू, तो ये रेड लिस्ट में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए इनके कंजर्वेशन मेजर्स को दिखाया जाता है कि किस स्टेज पे इनका कंजर्वेशन मेजर है, कितना थ्रेट है, इसी को हम रेड लिस्ट बोलते हैं। तो रेड लिस्ट बोलेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी होगा कि हमारे पास डाटा ही डेफिशिएंट नहीं है ना। फिर हम लिस्ट कंसर्न कैटेगरी बनाएंगे कि ठीक है भाई, हम लिस्ट कंसर्न है इस स्पीसीज को लेकर। फिर हम क्या बनाएंगे, नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी बनाएंगे कि अब थ्रेटन के पास हैं, इनको खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद 3 कैटेगरी बनाई जाती है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये तीनों जो है ना, ये तीनों थ्रेटन्ड कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा कैटेगरी के नाम से, थ्रेटन्ड कैटेगरी के नाम से। फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट कैटेगरी। तो इस तरह से रेड लिस्ट का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। जो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है, जो हुलॉन्ग पार गिबन सेंचुरी में काफी मिलता है, इंडिया में काफी नंबर्स मिलते हैं, इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। और जब हम भारत के ईस्ट में जाते हैं, उस साइड ईस्टर्न हुलॉक गिबन मिलता है, उसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। तो इसको ऐसा याद रखिएगा कि भारत में जो हुलॉक गिबन रहते हैं उनको ज्यादा खतरा है, इंडेंजर्ड हो गए हैं। और भारत के बाहर जो उत्तर और ज्यादा हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे, उनका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस वल्नरेबल है, मतलब लिस्ट थ्रेटन्ड है एज कंपेयर टू इंडेंजर्ड। एक और वेराइटी, एक और टाइप मिलता है जिसको हम स्काई वॉकर हुलॉक गिबन बुलाते हैं, उसका भी स्टेटस इंडेंजर्ड है। तो वेस्टर्न एंड स्काई वॉकर दोनों इंडेंजर्ड और ईस्टर्न वाला क्या, वल्नरेबल, याद रखोगे। और ये रेड लिस्ट का क्लासिफिकेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे अब बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स क्या, आरीमोरा चापोरी। आरीमोरा चापोरी, बाय द वे चापोरी का मतलब क्या होता है, चापोरी का मतलब क्या, चापोरी से आप क्या समझते हो, इस चापोरी वर्ड से। देखिए यहां पर ना आपको एक चीज याद रखना है कि अभी जैसे हम आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, बट ये आरीमोरा चापोरी जो है, ये UPSC के भी क्वेश्चन में आ सकता है। अब वहां पे जो स्टूडेंट होगा ना, सपोज राजस्थान का एक स्टूडेंट है, उसको चापोरी समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें चापोरी वर्ड पहले से तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश का जो स्टूडेंट है, उसको घाटी समझ में आएगी, चंबल की घाटी, चंबल बैडलैंड्स, नहीं, जहां पान सिंह तोमर थे हमारे दद्दा। तो आरीमोरा चापोरी तेजपुर सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आरीमोरा चापोरी वाला रीजन है, विच इज वेरी फेमस फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के डेस्टिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फ्लड प्लेन का रीजन है, उसी को हम चापोरी बुलाते हैं, जो कि रिवर्स के सेडिमेंट की वजह से डिपोजिट होकर वहां पर बनता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंट्स के मूवमेंट के लिए, कहां पर एलिफेंट्स के मूवमेंट के लिए, बिटवीन द नामेरी नेशनल पार्क, सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ओरांग नेशनल पार्क बेल्ट। मतलब इस बेल्ट में एलिफेंट के मूवमेंट के लिए हमारा आरीमोरा चापोरी रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरफ से ट्रांजिशन का पार्ट हो जाता है कि आरीमोरा चापोरी से ट्रांजिशन हो सकेगा, है ना, इन रीजन्स में एलिफेंट्स का। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जरा ये जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है ना, जरा गूगल करके इनके बारे में पढ़ लेना, ये सब प्रीलिम्स में बड़ा काम आता है बाबू। ओके, अब यहां पे आरीमोरा चापोरी में कुछ स्पीसीज का मेंशन था न्यूज में, हम उन स्पीसीज के IUCN स्टेटस को देखेंगे। जैसे बंगाल फ्लोरिकन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, और कई बर्ड्स वहां पे परमानेंटली भी मिलते हैं। तो उनमें से एक बर्ड कौन सा है, बंगाल फ्लोरिकन, जिसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ब्लैक नेकेड स्टॉर्क नियरली थ्रेटन्ड, मतलब बेचारा भी रिलैक्स है, इसको ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं है। यूरेशियन क्रेन लिस्ट कंसर्न, इसके बारे में तो लोग सोचते ही नहीं है अभी, लिस्ट कंसर्न। तो ये इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इन स्पीसीज के बारे में आपको याद रखना है, इनका IUCN स्टेटस भी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूज में क्या था, हम आज क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, पद्मश्री PG बरुआ जी के बारे में, जिन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई।
पद्मश्री पीजी बरुआ जी की हम बात करें तो ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गाइडिंग लाइट ऑफ जर्नलिज्म इन असम। ये असम ट्रिब्यून के एडिटर का भी रोल इन्होंने सक्सेसफुली प्ले किया और कहा जाता है कि इनके ही लीडरशिप में असम ट्रिब्यून सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना गया। हालांकि आज सेंटिनल नाम का एक अलग न्यूज़पेपर है, बट असम ट्रिब्यून को भी सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कहकर बुलाते थे, राइट। जब पीजी बरुआ साहब जो हैं इन्होंने इसके एडिटर का रोल प्ले किया था। इसके अलावा इनका एक और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है जो गरियोशी नाम के मंथली एसएमएस लिटरेचर जो लिटरेरी मैगजीन है उसमें भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। याद रखना, गरियोशी जो मैगजीन है जो कि मंथली एसएमएस लिटरेचर मैगजीन है, इसका फाउंडेशन किया था श्री चंद्र प्रसाद सैकिया ने, हु वाज द फर्स्ट एडिटर एज वेल एज फाउंडर ऑफ दिस मैगजीन इन 1994। तो यहां से आपको दो चीज मालूम पड़ा दैट पीजी बरुआ वाज वन ऑफ द मेन मेंबर बिहाइंड फाउंडेशन ऑफ गरियोशी मैगजीन व्हिच वाज अ मंथली लिटरेरी मैगजीन कमिंग इन असमीज लैंग्वेज, जिसके मेन फाउंडर एंड एडिटर की हम बात करेंगे तो चंद्र प्रसाद सैकिया थे। 1994 में फाउंड किया गया था। ठीक है, हम पीजी बरुआ जी की बात करें तो उन्हें अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें से एक है पद्मश्री, जिससे भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था जर्नलिज्म में इनके योगदान के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दिस अवार्ड विच वाज मेंशन्ड इन द न्यूज। क्या है अवार्ड का नाम? आईडीयू हेंडिक अवार्ड 2025। आईडीयू हेंडिक अवार्ड 2025 से इस साल सम्मानित किया गया वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एसएमएस एक्ट्रेस गीतावली राजकुमारी को। तो गीतावली राजकुमारी मैम जो कि बड़ी पॉपुलर एसएमएस एक्ट्रेस हैं, इनको आईडीयू हेंडिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किनके लिए दिया जाता है? तो यह अवार्ड नाम रखा गया है आईडीयू हेंडिक के नाम पे, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस इन एसएमएस सिनेमा। फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस थी। इन्होंने समाज के उस बंधन को तोड़ा था। पहले जो समाज था ना, आज क्या है कि आज एक्टर एक्ट्रेस की अच्छी वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। एक टाइम होता था जब लोग प्लेयर्स को, तुमको याद है बचपन में हम लोगों को तो बचपन में सुनने को मिलता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। आज वैभव सूर्यवंशी खराब है, बताओ। 15 साल अभी 10th 12th का एग्जाम नहीं दिया होगा, वैभव सूर्यवंशी पूरे इंडिया का हीरो बना हुआ है कि नहीं? सबको पसंद वैभव सूर्यवंशी। विराट कोहली तो भाई अलग लेवल पर है, वैभव सूर्यवंशी अभी 15-16 साल का लड़का। अब उसकी पढ़ाई लिखाई कोई पूछने जाता है कि ये बताओ रे, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। बिहारी है तो कोई पूछेगा कि चलो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएगा वैभव सूर्यवंशी? नहीं ना, उसके गेम को लोग देख रहे हैं। तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब जरूरी नहीं है। अब आप खेल कूद कर भी दुनिया में अच्छा कर सकते हो, एक्टिंग करके भी अच्छा कर सकते हो। बट एक टाइम था जब समाज में इसको वैसे नहीं देखा जाता था, तब भी इन्होंने कॉन्फिडेंटली आकर सिनेमा में अपना रोल प्ले किया आईडीयू हेंडिक ने, और इस वजह से उनके नाम से यह अवार्ड स्टार्ट किया गया। इस बार गीतांजलि राजकुमारी जी को सम्मानित किया गया। कौन सी फिल्म में इन्होंने काम किया था? सबसे पहले इन्होंने काम किया था श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी की मूवी जॉय मोती में, जो 1935 में आई थी। श्री ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में भी हम लोग आज पढ़ने का काम करेंगे गाइज। इस अवार्ड के बारे में आप याद रखिएगा। वैसे नेक्स्ट कम टू दिस अवार्ड, अनदर अवार्ड किनके बारे में है? कौन सा अवार्ड है? यह है अंबिका गिरी राय चौधरी मेमोरियल अवार्ड। अंबिका गिरी राय चौधरी मेमोरियल अवार्ड। अंबिका गिरी राय चौधरी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इनको अखोम केसरी के नाम से बुलाया जाता था, द लायन ऑफ असम के नाम से बुलाया जाता था। पंजाब केसरी के नाम से किसको बुलाया जाता है? असम केसरी के नाम से हम अंबिका गिरी राय चौधरी जी को बुलाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसको बुलाते हैं, ये तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। हम अंबिका गिरी राय चौधरी की बात करें, इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो ही प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू हिज राइटिंग्स, है ना, थ्रू हिज पोएट्री, थ्रू हिज राइटिंग्स, थ्रू हिज सोशल रिफॉर्म्स वर्क। और इस वजह से इन्हें असम केसरी के नाम से भी सम्मानित किया गया, बुलाया गया था। He founded the अखोम संरक्षणी सभा, राइट, असम प्रिजर्वेशन काउंसिल, द अखोम जातीय महासभा, और ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस का इन्होंने फाउंडेशन, उनकी नींव रखी थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1921 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920-1922 के बीच चलेगा, उस दौरान ये जेल में बंद थे, और जेल में भी इन्होंने कुछ गाने लिखे थे जो आगे जाके बड़े पॉपुलर होते हैं। आपको याद रखना इन चीजों के बारे में, ठीक है। अभी प्रेजेंट में अंबिका गिरी राय चौधरी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीलम दत्ता को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकी इनिशिएटिव का नाम है, श्री नीलम दत्ता के इनिशिएटिव का नाम पाबोही ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो नीलम दत्ता जो पाबोही ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एग्रीकल्चर में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अंबिका गिरी राय चौधरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है।
नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड। ये सारी चीजों जो है ना, इन सब करंट अफेयर्स में मेंशन थे, तो आपको इन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया वो भी याद रखना है, और किन के नाम पर ये अवार्ड दिया गया था, उनका क्या रोल था वो भी हम जानेंगे। तो अब हम प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया श्री रत्नेश्वर मोरान को। 82 इयर्स ओल्ड हैं, पर इन्होंने अपनी जिंदगी में, जो ये इनकी 82 साल की जिंदगी रही है, 82 इयर्स की जिंदगी रही है, उसमें 50 साल से ज्यादा तो इन्होंने आसाम के कल्चर को, फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने में दिया, स्पेशली मोरान कम्युनिटी और बाकी जो ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करने का। इन्होंने लेजेंडरी आर्टिस्ट लाइक डॉक्टर भूपेन हजारिका, जयंता हजारिका को भी बिहू ट्रेडिशन में मेंटोर करने का काम किया। इन्हें इस साल प्रतिमा बरुआ पांडे मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। हम जरा प्रतिमा बरुआ जी के बारे में भी बात करेंगे, उनके योगदान के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो प्रतिमा बरुआ पांडे, जिनका जन्म 1934 में होता है, 2002 में इनकी डेथ होती है, सी इज कंसीडर्ड एज द क्वीन ऑफ गोलपारिया लोकगीत। क्वीन ऑफ गोलपारिया लोकगीत के नाम से इनको याद रखा जाता है। ये सारी चीजें एपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, कई बार तो मेंस में भी जीएस पेपर 5 में आ जाता है। ठीक है, इनकी म्यूजिकल लेगेसी ये थी कि इन्होंने रॉयल प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया, जो पहले जो रॉयल प्रोटोकॉल चलता था म्यूजिक का, और इन्होंने फोक म्यूजिक को, लोगों के बीच जो चलता था म्यूजिक, जो एक मतलब रूट का पार्ट हो जाएगा, एसएमएस रूट का, उसको प्रमोट करने का काम करता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज बिलीव्ड दैट शी रिवाइव्ड द ग्वालपारिया लोकगीत, स्पेसिफिकली द भाविया एंड चटका फॉर्म्स। कई इनके फेमस सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो भी काफी नाम करती है। तो आपको याद रखना है प्रतिमा बरुआ पांडे जी के बारे में, उनके टाइटल के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे चांदोबी फेस्टिवल के बारे में। द 16th चांदोबी फेस्टिवल जो कंक्लूड हुआ रिसेंटली जनवरी में, 1 से लेकर 5 जनवरी के बीच में चांदोबी फेस्टिवल कंक्लूड हुआ, यही चांदोबी लेक है ना, गुवाहाटी असम में, कामरूप असम में, जिसको मेनली ऑर्गेनाइज करने का काम किया था बर्दुवार भोलगांव आंचलिक राभा स्टूडेंट्स यूनियन। वहां पे राभा कम्युनिटी के लोगों की पॉपुलेशन काफी अच्छी है चांदोबी लेक में। हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि चांदोबी लेक के बारे में, और वहां पे एक और बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस होगा, हम एक और पर्सन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में सीखेंगे। चांदोबी लेक की मैं बात करूं तो चांदोबी लेक के बारे में तुमको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन, जो असम में एक भयानक अर्थक्वेक आया था ना 1897 का, जिसको हम ग्रेट असम अर्थक्वेक बोलते हैं, तभी इसका फॉर्मेशन हुआ था। अभी जैसे वेनेजुएला भयानक अर्थक्वेक से गुजर रहा है, डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक से, वैसा ही 1897 में आया था, बट वहां पे चांदोबी लेक का फॉर्मेशन होता है। काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ना, गारो हिल्स के फुटहिल्स में पड़ता है, आसाम मेघालय रीजन। और अभी जो चांदोबी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें आसाम, मेघालय, अरुणाचल, बाकी अलग अलग जगहों से आर्टिस्ट ने आकर परफॉर्म किया, और लोग भी आते हैं, टूरिज्म भी प्रमोट होता है। ठीक है, यहां पर इसी चांदोबी फेस्टिवल में एक और पर्सनैलिटी ने शिरकत की थी, जिनका नाम है श्रीमती पूर्णिमा देवी वर्मन। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनका कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हरगिल्ला के नाम से भी बुलाते हैं, उसके कंजर्वेशन में। और ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क या हरगिल्ला का इन्होंने ऐसा कंजर्वेशन किया, वो पहले थ्रेटन्ड कैटेगरी में थे, मालूम है, पहले थ्रेटन्ड था। मैंने खुद आसाम परोड़ी में करवाया है कि पहले थ्रेटन्ड था, और इनके प्रयासों से फिर क्या हुआ, सक्सेसफुली हरगिल्ला अब नियरली थ्रेटन्ड कैटेगरी में आया है। कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेसफुल होते हैं अगर सही तरीके से किया जाए। इनके प्रयासों के वजह से हरगिल्ला के कंजर्वेशन और बाकी नेचुरल कंजर्वेशन के लिए 2017 में एक ही साल में 2017 में इन्हें व्हिटली अवार्ड, एक मिनट, इन्हें व्हिटली अवार्ड, जिसको कि ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं, उससे सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब 2017 में एक ही साल में इन्हें व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर एंड नारी शक्ति पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है। व्हिटली अवार्ड देने का काम व्हिटली फाउंडेशन ऑफ नेचर करती है। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन जी के बारे में आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क या हरगिल्ला, जिसका अब आईयूसीएन कैटेगरी नियरली थ्रेटन्ड हो चुका है। देन न्यूज में प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए एक और चीज क्या है, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच लाइज इन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, जो कि इंटीग्रल पार्ट है लाखोवा बूरा चापोरी इकोसिस्टम का। एक और चीज यहां पर याद रखना कि ये ना अगेन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग का काम करता है। जैसे अभी भी हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग कनेक्शन के बारे में, बूरा चापोरी भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कनेक्टिंग का काम करता है, स्पेशली काजीरंगा, ओरांग एंड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफाइड बफर जोन फॉर काजीरंगा टाइगर रिजर्व। बफर जोन है, मतलब काजीरंगा टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट रखने के लिए, काजीरंगा पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, उसके लिए शॉक एब्जॉर्बर करने का काम कौन करेगा, बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इसलिए बफर जोन कह के बुलाया जाता है। याद रखना इसको, ये सारी चीजें ना, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। सही तो वीडियो आ रहा है ना? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ असम की एक बड़ी एम्बिशियस स्कीम जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स जीवन प्रेरणा स्कीम। चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा स्कीम की बात करें तो इसको इनॉग्रेट किया गया टू प्रमोट स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट जॉब सर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द स्टूडेंट बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ असम, द स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। कि हमारा जो यूथ है वो खुद जॉब सर्च करने के साथ साथ वो खुद जॉब क्रिएट भी करे, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी उसके अंदर इंप्रूव हो, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में भी उसको सपोर्ट मिले, इसके लिए जीवन प्रेरणा स्कीम स्टार्ट किया जाता है। चलिए अब हम जीवन प्रेरणा स्कीम के डिटेल्स की बात करें। यहाँ देखो ना, एक चीज तुमको यहाँ दिख रहा होगा इमेज में ही, कई बार इसलिए देखो क्या करो, जब न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ो है ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत चाहिए। करंट अफेयर्स के सेशन हम लोग यूट्यूब में करवाते हैं, वो अच्छी बात है, वो इसलिए कि आपको न्यूज़पेपर से नोट्स ना बनाना पड़े, पर पढ़ने का काम बाबू तुम नहीं करोगे तो आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीड फास्ट नहीं होगी, और जब रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्पीड फास्ट नहीं होगी तो बाबू फिर एग्जामिनेशन में पूरा प्रीलिम्स का पेपर नहीं पढ़ पाओगे, लेंदी पेपर आएगा तो मेंस में अच्छा नहीं लिख पाओगे। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से नहीं भागो। न्यूज़पेपर में कई बार देखना तुम, जो इमेजेस आते हैं ना उसमें भी कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे यहाँ क्या, असिस्टेंट ऑफ 2500 पर मंथ फॉर 1 ईयर, कि हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे 1 साल तक। वाह बढ़िया है। चलिए जीवन प्रेरणा स्कीम के हम बाकी डिटेल्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे 2500 पर मंथ मिलेंगे आपको, 1 साल तक मिलेंगे। किनको मिलेंगे? जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मतलब जिन्होंने 2025 में ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन पास किया, उनको हर महीने 2500 रुपए उनके अकाउंट में मिलेंगे, so that they can develop the entrepreneurship skill or they can prepare for the competitive examinations। हाँ, उनको पास करना होगा गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से। जो स्टूडेंट्स ओपन यूनिवर्सिटीज से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, ये बात जो है ना, ये बात यहाँ पर इस डिबेटेबल है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला हमारा लड़का या लड़की जरूरी नहीं है कि वो एफ्लुएंट फैमिली से ही है, स्कॉलरशिप से भी तो पढ़ाई हो सकती है ना। वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी से कई हमारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाकर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी एलिजिबल बनाना चाहिए। ये एक डिबेटेबल पार्ट है जिस पर डिबेट किया जा सकता है। खैर, ऑब्जेक्टिव है जॉब सपोर्ट करना, बच्चों के लिए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना जरूरी है, 2025 के फ्रेश ग्रेजुएट को दिया जाएगा जीवन प्रेरणा स्कीम। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूप कुमार लेगेसी जोनाकी सिनेमा हॉल के बारे में। जुबिन दा की मूवी को लेकर, है ना, जो रोई रोई बेनाली, जो उनका आखिरी वर्क फिल्म जगत में रहा, राइट, काफी अच्छी मूवी रही, बट उसको लेकर एक न्यूज आया कि उनकी चाहत थी कि जोनाकी सिनेमा में उस मूवी को प्रदर्शित किया जाए। खैर, जब ये मूवी रिलीज हुई तो बाकी जगहों पर तो इसको काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया गया, अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने काफी पसंद किया, बट जहां उनकी चाहत थी कि रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाला का जो मूवी थिएटर है, जोनाकी सिनेमा हॉल है, यहां पर वो रिलीज नहीं हो सका। तो आज हम जरा जोनाकी सिनेमा हॉल की हम बात कर लें। तो जोनाकी सिनेमा हॉल जो है, इसकी स्थापना 1937 में होती है, जिसको खुद ब खुद रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाला करते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एसएमएस सिनेमा। इनको हम फादर ऑफ एसएमएस सिनेमा भी बुलाते हैं। इनकी ही पहली एसएमएस मूवी थी जिनके बारे में हमने आज बात किया था, जॉय मोती मूवी 1935 में, राइट। तो ये वहां पर रिलीज नहीं हो पाती है, इसके लिए लोगों ने सरकार से सवाल भी किया कि ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो कि कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सरकार को उसको रेगुलर, है ना, सिर्फ पर्टिकुलर किसी ओकेजन पे नहीं, रेगुलर प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो वो रेडी रहे, उस टाइम में फिर हाथापाई, उस टाइम में फिर भागा दौड़ी ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए अब हम जरा और पढ़ेंगे इनके बारे में। अच्छा, पहले हम यहां आ जाते हैं, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब ढूबरी जो गुरुद्वारा है उनके बारे में हम बात कर लें। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रकाश पर्व जो कि गुरु नानक जयंती होती है। सिखिज्म में जो पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जिन्होंने नाम जपना, तीर्थ करना और वंद चखना की सीख दी, है ना, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने एक ओमकार के बारे में बताया, उनकी ही जयंती को हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, जिसको रिसेंटली गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा धूबरी में सेलिब्रेट किया गया। गुरु तेग बहादुर कौन थे? गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु हैं, जिनके पुत्र आगे जाकर 10th और अंतिम सिख गुरु बनेंगे, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ। ठीक है,
गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से भी बुलाया जाता था। याद रखना, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है, नॉट जस्ट इन सीसी एग्जामिनेशन, इवन इन अदर एग्जामिनेशन, कि हिंद की चादर के नाम से किसको बुलाते हैं, तो गुरु तेग बहादुर। ठीक, फिर हम यहां पर बात करेंगे आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अगेन गुवाहाटी का आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज कंसिडर्ड एज द ग्रीन लंग्स ऑफ गुवाहाटी। वाई ग्रीन लंग्स ऑफ गुवाहाटी? क्योंकि आज गुवाहाटी जैसे शहर को तुम देखोगे, जब गुवाहाटी जैसा शहर हो या पटना जैसा शहर हो या दिल्ली जैसा शहर हो या मुंबई जैसा शहर हो, वहां पर ना आपको एक नए टाइप का जंगल दिखेगा। कौन सा जंगल पता है? सीमेंट का जंगल। ये सीमेंट का जंगल, इतने सारे जो सीमेंट की बनी इमारतें होती हैं, ट्रीज कट करते जाते हैं, सीमेंट के जंगल बनाते जाते हैं। तो जहां पर ये सीमेंट के जंगल होते हैं ना, वहां पे गर्मी भी फिर होती है, धुआं भी काफी होता है। उससे बचाने के लिए आपको चाहिए क्या? आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे प्लेसेस। दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ गुवाहाटी, है ना, इनको हम लंग्स ऑफ गुवाहाटी के नाम से बुलाते हैं। अब जरा हम आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2004 में, रिसेंट में ही 19 जून 2004, राइट। साउथ आमचांग रिजर्व फॉरेस्ट, आमचांग रिजर्व फॉरेस्ट और खानापारा रिजर्व फॉरेस्ट को मर्ज करके आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन होता है। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, मंकी, गौर, वाइल्ड बोर्स, ये स्पीसीज भी वहां पर मिलने का काम करते हैं। इट शुड बी प्रिजर्व्ड, जिससे कि टूरिज्म भी प्रमोट होगा और साथ ही साथ गुवाहाटी के जो लोग हैं वो क्लीन एयर ताजी हवा भी मिल सकेगी। निजुत मोइना 2.0, निजुत मोइना स्कीम, इसके ऊपर एपीएससी ने पहले भी पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। निजुत मोइना 2.0 न्यूज में था, तो चलो हम निजुत मोइना 2.0 की बात करें। इसका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्वियसली ये हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके इनरोलमेंट को बढ़ाना, गर्ल्स स्टूडेंट का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम करना, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करना, ये निजुत मोइना स्कीम का टारगेट था, जिसमें 10 लाख प्लस गर्ल्स को फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाएगा। अनमैरिड गर्ल्स उसके लिए एलिजिबल होती हैं। हालांकि वैसी मैरिड गर्ल्स भी एलिजिबल हैं जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है या बीएड कर रही हैं, अदरवाइज अनमैरिड गर्ल्स होनी चाहिए। मैरिड गर्ल्स में जिन्होंने पीजी में एडमिशन ले रखा है और जो बीएड प्रोग्राम में है, दोज आर एलिजिबल। एक और चीज, वैसी लड़कियां जिन्होंने बनीकांत कॉकर्टी अवार्ड राइट के थ्रू स्कूटर रिसीव किया था, उनको भी निजुत मोइना स्कीम में कवर नहीं किया जाएगा। यहां ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। हालांकि उन्होंने फिर मान लो सपोज इस स्कीम से अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया, देन दे आर एलिजिबल फॉर द निजुत मोइना 2.0 स्कीम, जहां पर इस तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम सरकार करेगी। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं स्टेटमेंट में, और मेंस में भी आंसर लिखने के काम आएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कब इंसान एलिजिबल नहीं रहेगा, कौन सी लड़कियां एलिजिबल नहीं रहेंगी, ये भी मेंशन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको याद करना है ये भी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का एक रिकमेंडेशन। गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन किस चीज को लेकर? कुछ कम्युनिटीज जो एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे थे, उनके एसटी स्टेटस के डिमांड को किस तरह से फुलफिल किया जाए, इसके लिए आसाम में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, जीओएन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटी बनी थी, ग्रुप बना था, और उसने 3 टियर क्लासिफिकेशन बताया कि हम एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स, ये क्लासिफिकेशन तो है ही, हम एक नया क्लासिफिकेशन बनाएंगे। ये देखो, नया क्लासिफिकेशन एसटी वैली, दिस वुड बी द न्यू क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन वुड हेल्प टू इंक्लूड द न्यू कम्युनिटी, और जो कम्युनिटीज पहले से एसटी प्लेन और एसटी हिल्स कैटेगरी में हैं, उनको खतरा भी नहीं होगा, या खतरा कहने का मतलब कि उनके तरफ से भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना कि फिर हमारे जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और जो नई कम्युनिटीज का डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाएगा एसटी वैली कैटेगरी से। अब हम जरा बात करें किन किन को रिकमेंड किया गया। तो एसटी वैली कैटेगरी में जब बात हो रही थी कि एसटी वैली कैटेगरीज में इंक्लूड कैसे किया जाएगा, 6 मेजर कम्युनिटीज जिनका डिमांड चल रहा था एसटी स्टेटस के लिए, तो यहां पे मेन आप याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एग्जेम्पशन फॉर कोच राजवंशी कम्युनिटी। कोच राजवंशी कम्युनिटी के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है, प्रीलिम्स में यहां क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में भी आएगा और मेंस में भी आप यूज कर सकते हो कि अनडिवाइडेड ग्वालपारा जो था, अनडिवाइडेड ग्वालपारा में रहने वाली कोच राजवंशी कम्युनिटी जो है वो एसटी प्लेन्स कैटेगरी में रहेगी। ठीक है, याद रखो, अनडिवाइडेड ग्वालपारा में रहने वाली हमारी कोच राजवंशी कम्युनिटी इन एसटी प्लेन्स कैटेगरी along with the Moran and Motak community, while in the divided Gwalpara district, those Koch Rajvanshi community who are in the divided Gwalpara district, they would be categorized into ST Valley category.
अनडिवाइडेड ग्वालपारा में रहने वाले हमारे कोच राजवंशी कम्युनिटी एसटी प्लेन कैटेगरी में, और डिवाइडेड ग्वालपारा में रहने वाली हमारी कोच राजवंशी कम्युनिटी एसटी वैली कैटेगरी में कैटेगराइज होगी। ये आपको याद रखना है गाइज। इसके ऊपर फिर आगे कोई डेवलपमेंट आएगा तो वो डेवलपमेंट बाद में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर 78 जन नेता भीमबर देवरी दिवस के बारे में। भीमबर देवरी जी को एक रिस्पेक्टफुल टाइटल के साथ जन नेता के नाम के साथ बुलाया जाता है। और ये जन नेता नाम किन्होंने दिया था तुम मुझे बताओगे क्या? ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम अभी इस सेशन को पॉज करके तुम आंसर बताओ या रिकॉल करने की कोशिश करो कि श्री भीमबर देवरी जी को जन नेता के नाम से, जन नेता के टाइटल से किसने बुलाया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार के टाइटल से किसने बुलाया, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की विमेन ने बोला कि ये हमारा लीडर है। वहां की विमेन ने उनकी लीडरशिप को पसंद की और रिस्पेक्ट के साथ उनको किस टाइटल से बुलाया? सरदार के टाइटल से। फिर गांधी जी ने जब वो नाम यूज किया तो वो सरदार टाइटल काफी पॉपुलर हो गया। अच्छा, प्रीलिम्स में ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि मान लो वहां पर ऑप्शन में गांधी जी का नाम लिखा हो एंड विमेन ऑफ बारदोली नहीं लिखा हो, तो बाबू तुमको क्या चूज करना है? तब तुमको चूज करना है महात्मा गांधी। पर अगर महात्मा गांधी का भी नाम लिखा है और विमेन ऑफ बारदोली लिखा है, तब बाबू चूज करना विमेन ऑफ बारदोली, है ना? ये चीज याद रखिएगा। चलिए हम श्री भीमबर देवरी जी की बात करें तो इनकी डेथ एनिवर्सरी नवंबर 30 जो है, नवंबर 30, राइट, दैट इज ऑब्जर्व्ड एज जन नेता भीमबर देवरी दिवस। इनकी डेथ एनिवर्सरी को ही ऑब्जर्व किया जाता है जन नेता भीमबर देवरी दिवस के रूप में, जिन्होंने ना सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम किया बल्कि भारत के बंटवारे से पहले जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया हुआ था 1946 में, तो कैबिनेट मिशन ने ना इंडिया के प्रोविंसेस को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। वहां पर इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस प्रेजेंट किया बाकी नेशनलिस्ट लीडर के साथ कि आसाम का बंटवारा नहीं होना चाहिए या आसाम ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। ये यहां पर इनका योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इन्होंने अपना योगदान दिया ही है। अब देखो आंसर यहां तुम्हें मिल गया कि जन नेता के नाम से इन्हें एक और ही बड़े पॉपुलर लीडर श्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई जी ने सम्मानित किया था, बुलाया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई के मिनिस्ट्री जो फॉर्म हुई थी उसमें भी थे कौन से मिनिस्टर के रूप में? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड लेबर के रूप में। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्रिजर्व टू प्रोमोट द ट्राइबल राइट्स। जैसे इन्होंने ट्राइबल लीग का फाउंडेशन रखा था, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ ट्राइबल लीग। इसके अलावा ट्राइबल लीग के फाउंडर के साथ साथ ही वाज आल्सो अ प्राइमरी आर्किटेक्ट, वन ऑफ द मेन पर्सन बिहाइंड 1945 खासी दरबार हॉल रिजोल्यूशन। खासी दरबार हॉल रिजोल्यूशन में भी श्री भीमबर देवरी, जिनको जन नेता के नाम से बुलाया जाता है, वहां पर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये सारी चीजें जो रिवाइज कर रहे हो ना तुमको मेंस में भी बड़ा काम आएगा। ठीक है, पहले से पढ़ के रखे हो तो रिवाइज एक बार हो जाएगा, नहीं पढ़े हो तो फिर तो छोड़ के नहीं जाना है। और लास्ट में एक तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है, उससे और बढ़िया प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बाबू पूजा। राइट, बाबू पूजा जो कि साइखोवा में बाबू पूजा ये की जा रही है। केशा खाती शाल में केशा खाती ये शक्तिपीठ माना जाता है, शक्ति का स्थल माना जाता है, यहां पर बाबू पूजा की जाती है। ठीक है, क्या है ये बाबू पूजा? सबसे पहले तो देखो ये जो केसाई खाती जो शाल है, केसाई खाती शाल या केसाई खाती स्थल बोले, है ना, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ जगत जननी की पूजा की जाती है, शक्ति की। तो केसाई खाती के पीछे नाम दिया जाता है कि जो यहाँ जो माँ है ना, माँ को बलि पसंद है ना, कच्चा मांस पसंद है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। दैट्स वाई बलि देने की परंपरा यहाँ अभी भी चलती है। राइट, कहां पर है ये? तो ये है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, जिसको हम ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर ये केसाई खताई शाल या जहां पर बाबू पूजा परफॉर्म की जाती है, वो जगह यहीं पर सिचुएटेड है। यूजुअली दिस बाबू पूजा इज हेल्ड ऑन द सेकेंड संडे ऑफ एसमीज मंथ ऑफ अग्रायन, या आघन का जो मंथ होता है उसके सेकेंड संडे को यूजुअली ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए काफी मतलब एंशियंट टाइम से ये पूजा की जा रही है। ब्रिटिश के टाइम में भी ये पूजा फिर से पॉपुलर हुई थी। कई रिकॉर्ड्स में ऐसा बोला गया है कि ब्रिटिश के टाइम में संडे का जो टाइम होता था ना, वहां पर स्पेशली इस पूजा को परफॉर्म किया जाता था। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ जो टेम्पल है उसे ताम्रेश्वरी टेम्पल भी बुलाते हैं, देवी ताम्रेश्वरी टेम्पल के नाम से भी बुलाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी स्थापना मुक्त धर्म नारायण नाम के सुतिया राजा ने की थी। कब की थी? 1442 में।
ठीक है, ये सारी चीज भी आप प्रीलिम्स के लिए याद रखोगे। केसाई खताई साल, केसाई खताई स्थल के बारे में भी आपको याद रखना है। बाबू पूजा वहां सेलिब्रेट की जाती है, वहां पर ऑब्जर्व की जाती है आघन के महीने। देन हम बात करेंगे शहीद दिवस के बारे में। शहीद दिवस, राइट, मार्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है शहीद दिवस? December 10 को। क्योंकि यहां पर लोगों ने असमिज आइडेंटिटी को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, सैकड़ों लोगों ने। December 10 इज ऑब्जर्व एज द शहीद दिवस। शहीद दिवस मार्टर्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू पे होमेज, इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट टू दोज 860 मार्टर्स and others like them who sacrificed their lives to preserve the identity of Assam. उनको ही श्रद्धांजलि देते हुए शहीद दिवस मनाया जाता है। और अब शहीद स्मारक पार्क भी या मार्टर्स मेमोरियल पार्क का भी इनॉग्रेशन सरकार वहां पर कंस्ट्रक्शन करवा रही है, राइट। इनको ही सम्मानित करने के लिए अराउंड 100 बीघा में यह शहीद स्मारक का कंस्ट्रक्शन होगा। आइए हम जरा पढ़ते हैं कहां पर यह होगा। पश्चिम बोरागांव, गुवाहाटी, असम। जरा हम बात कर लें आसाम मूवमेंट की, तो 1979-85 का आसाम मूवमेंट, इसके बारे में तुम अपने जीएस पेपर 5 के स्टैटिक क्लासेस में भी पढ़े होंगे, जहां पे आसू एंड एजीएसपी ऑर्गेनाइजेशन, यहां इनके लोगों ने, इस संगठन के लोगों ने, राइट, अपना प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट मैनर में, है ना, नॉन वायलेंट मैनर में अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया था एसएमएस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, बिकॉज इलीगल इन्फ्लक्स माइग्रेंट्स का स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान वाले रीजन से काफी ज्यादा हो रहा था। उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन जाएगा, वहां से काफी ज्यादा हो रहा था। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आसाम मूवमेंट 1979-85 के अराउंड में स्टार्ट किया जाता है। यहां पर जो पहले मार्टर थे, जो जिनको पहले शहादत मिली थी, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वो थे श्री खारगेश्वर तालुकदार। फर्स्ट इनकी शहादत December 10, 1979 को ही, और उसी December 10 को हम शहीद दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। ये मेंस में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल नॉलेज के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम पद्म अवार्ड्स 2026 के बारे में बात करेंगे। पद्म अवार्ड्स 2026, हम पहले पद्म अवार्ड्स में देखो तो आसाम से किन किन लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 5 नाम है। हरिचरण सैकिया, है ना, नूरुद्दीन अहमद, जोगेश देवरी, पोकिला लेक्तेपी एंड कबिंद्र पुरकायस्थ। कबिंद्र पुरकायस्थ जी की डेथ भी हुई पोस्टथॉमसली, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनके नाम, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में किया गया, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप एक बार इनके बारे में पढ़िएगा। इससे ज्यादा भी आप इनके बारे में पढ़कर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, सीखने वाली बात है। हम पद्म अवार्ड्स की जहां तक बात करें बाबू, तो पद्म अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में होती है। पहले इस तरह से नहीं था, पहले थोड़ा डिफरेंट था। पहले क्या था, भारत रत्न प्लस पद्म विभूषण होता था। तो भारत रत्न प्लस पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण की अलग अलग कैटेगरी थी। कौन सी कैटेगरी? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग एंड तीसरा वर्ग। पर यह क्लासिफिकेशन ना थोड़ा जमता नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था कि ये पहला वर्ग दूसरा वर्ग क्या है भाई। तो फिर उसको चेंज किया गया। 1955 में क्या किया गया, भारत रत्न तो रहा वैसे ही, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो इस तरह से पहला वर्ग वाला पार्ट हो गया पद्म विभूषण, दूसरा वर्ग वाला पार्ट हो गया पद्म भूषण, और तीसरा वर्ग वाला पार्ट हो गया क्या, पद्मश्री। ये अवार्ड कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट चेयरमैन होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, बाकी मेंबर्स भी होते हैं सरकार की तरफ से। पोस्टथॉमसली यूजुअली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। यूजुअली नहीं दिया जाता है, यूजुअली जनरली नहीं दिया जाता है, बट एक्सेप्शंस है, याद रखना। ठीक है, मैक्सिमम 120 मेंबर्स को अवार्ड दिया जाएगा एक साल में, इंडियंस और फॉरेनर्स मिला के। फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। बाय द वे, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो, अच्छा देखो किस कैटेगरी में कैसे दिया जाता है। तो भारत रत्न तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड में दिया जाता है। मतलब आप एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करेंगे आप किसी फील्ड में, तो आपको पद्म विभूषण से, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए पद्म भूषण से, एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर क्या, कृषक शहीद दिवस के बारे में। यहां पर भी लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने, उनके जो लैंड रेवेन्यू रेट में मनमानी चल रही थी उसके सामने लड़ते हुए नॉन वायलेंट मैनर में ही अपनी शहादत दी थी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का, हम इसको पढ़ेंगे, करंट में भी मेंशन था, कृषक शहीद दिवस। कृषक शहीद दिवस
जनवरी 28, जिसको हम पथारूघाट रण स्मृति दिवस के नाम से भी बुलाते हैं। चलिए अब यहां पर देख रहे हैं ऑनरेबल सीएम यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, हम अब बात करते हैं पथारूघाट बैटल के बारे में। तो पथारूघाट वैसे बैटल, पथारूघाट रण इसको नाम दिया जाता है, रण मींस युद्ध क्षेत्र। इसके एक्चुअली देखो शुरुआत क्या होती है कि जब ब्रिटिश के पास आसाम के राइट्स पहुंचते हैं, रेवेन्यू राइट्स आ जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू रेट काफी इंक्रीज कर दिया। कहा जाता है कि 70-80% तक तो लैंड टैक्स ही देना पड़ता था। लोगों ने इसके अगेंस्ट में पीसफुली अपनी एक कमिटी, अपना एक ग्रुप बनाया जिसको हम राइज मेल कहते हैं। राइज मेल मतलब द असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल, कि सारे लोग मिलकर एक बार डिस्कस करेंगे शांति से। एक ग्रुप बनाकर, एक कमिटी बनाकर लोगों ने इकट्ठा होकर बातचीत करने का सोचा। पर ब्रिटिश को लगा कि यहां पर रिवॉल्ट होने के चांसेस। जब ब्रिटिश को इस बात की मालूम पड़ी, ये वहां वैसे हो कहां पर आता है ये राइज मेल, पथारूघाट दौरान डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जब ब्रिटिश को इसको मालूम पड़ी, स्पेशली जो जे.आर. बेरिंगटन है, डिप्यूटी कमिश्नर था ये दौरान का, उसने लाठीचार्ज ऑर्डर कर दिया। और फिर ये लाठीचार्ज इस तरह से फिर पुलिस फायरिंग में कन्वर्ट हुई। 100 से ज्यादा, 140 से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल नंबर है, इससे ज्यादा किसानों की, निहत्थे किसानों की जान जाती है ना। इसको असम का जालियांवाला बाग मैसेकर भी बोला जाता है। जालियांवाला बाग मैसेकर आगे जाकर बिहू बैसाखी के रोज 13 अप्रैल 1919 को होगा। ये उसके पहले है 1894 में, जनवरी 28 को, जनवरी 28, 1894। याद रखेंगे इसको, पथारूघाट रण कृषक शहीद दिवस, किसान शहीद दिवस। नेक्स्ट हम शिल्पी दिवस की बात करेंगे। शिल्पी दिवस, राइट, शिल्पी दिवस ऑब्जर्व किया गया किनकी याद में, रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी की याद में। अभी हमने जॉय मोती मूवी की जहां पर बात की थी, तभी मैंने तुमको कहा था कि हम रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में बात करेंगे। तो ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी को किस टाइटल से बुलाया जाता है, रूप कुंवर के टाइटल से बुलाया जाता है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है असमीज कल्चर को प्रमोट करने के लिए सिनेमा के माध्यम से, वो अनमैच्ड है, राइट, अनमैच्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है। विदेश जाकर इन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की थी, लेकिन बीच में भारत की स्वाधीनता संग्राम में, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने क्विट कर दिया। फिर आगे जाकर जर्मनी से इन्होंने फिल्म मेकिंग के बारे में सीखा। चलिए अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इनके 73rd डेथ एनिवर्सरी को शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, जो अभी 73rd एडिशन था। मतलब इनकी डेथ एनिवर्सरी जो कि जनवरी 17 है, दैट इज ऑब्जर्व्ड एट शिल्पी दिवस। याद रखना, जनवरी 17 इज हिज डेथ एनिवर्सरी विच इज ऑब्जर्व्ड एट शिल्पी दिवस। उसको हम किस रूप में मनाते हैं, शिल्पी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाला, जो कि ऑल्सो किस नाम से जाने जाते हैं, एक तो रूप कुमार के टाइटल से इनको सम्मानित किया गया, लोगों ने बुलाया, और साथ ही साथ फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ असमित सिनेमा के नाम से भी। अच्छा, फादर ऑफ असमित सिनेमा हम रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को बुला रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से किनको बुलाया जाता है, बताओ आंसर में, कमेंट सेक्शन में बताओ। इनकी जो पहली फिल्म थी 1935 में, मार्च 10, 1935, जॉय मोती मूवी। अच्छा, 1935 में एक और कंट्रीब्यूशन क्या है बाबू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, है ना, पढ़ लेना उसको भी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये पहली बोलती फिल्म थी एसएमईज में, राइट। चित्रबन स्टूडियो, ही ऑल्सो बिल्ट अ टेम्पररी स्टूडियो नोन एज चित्रबन स्टूडियो एट भोलागुरी टी एस्टेट। सेकंड इनकी फिल्म का नाम था इंद्रमालती, फिल्म 1939 में आती है, राइट। 1939 ईयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट प्ले में भी इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनका जो संगीत था उसको हम ज्योति संगीत के नाम से बुलाते हैं। फ्रीडम फाइटर भी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले भी इनका रोल अनमैच्ड रहा, वहां पर भी इन्होंने साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से लोगों की तकलीफों को दिखाने का काम किया, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखो 1857 के रिवॉल्ट में इंटेलेक्चुअल्स ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट खत्म होता है, पढ़े लिखे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने रियलाइज किया कि भैया हमको भी सपोर्ट दिखाना चाहिए था। हम बंदूक उठा के लड़ नहीं सकते थे, पर कलम तो उठा सकते थे। ये जो कलम होती है ना, इसको अच्छे से यूज करोगे ना, तो इसमें भी बहुत ताकत होती है। ताकत बंदूक में भी होती है, पर बंदूक और कलम जब साथ में आ जाए ना, जैसे भगत सिंह का था, शहीद भगत सिंह का, तो क्रांति होती। तो उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फिर जब नील विद्रोह होता है, इंडिगो रिवॉल्ट, तब दीन बंधु मित्र लिखते हैं अपनी कलम से, क्या लिखते हैं, नील दर्पण, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर प्ले नील दर्पण, जो कि नील किसान, जो किसान इंडिगो कल्टीवेशन करते थे बंगाल में, उनके दुख दर्द को दिखा रहा था। इसका प्रेशर ब्रिटिश पे भी पड़ेगा, और ब्रिटिश ने नील दर्पण को सप्रेस करने का काम नहीं किया था, बल्कि इंडिगो कमीशन बिठाकर फिर उनकी डिमांड्स को कुछ हद तक मान भी लिया गया था। ठीक है, तो कल्चर का कंट्रीब्यूशन काफी है, इन लोगों ने इस तरह से ही कंट्रीब्यूट किया था। आवनी आती सत्र भी न्यूज में रहा। एक्चुअली माजुली में कई प्रोजेक्ट्स ऑनरेबल सीएम ने अनाउंस किए, स्टार्ट किए, इनॉग्रेट किए, तो वहां पे माजुली में जो जो सत्र थे वो भी उस तरह से न्यूज में आए। हम एक बार इन सत्राज के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले हम श्री श्री अवनी आति सत्र के बारे में हम बात करते हैं, राइट। श्री श्री अवनी आति सत्र, जिसको हम उदासीन सत्र के नाम से भी बुलाते हैं, फॉर हिज पावरफुल एफ्लुएंट नेचर, राइट। यहाँ जो पाल नाम परफॉर्म किया जाता है ये लेजेंडरी है, पाल नाम यहाँ का श्री श्री अवनी आति सत्र का पाल नाम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर अप्सरा डांस एंड ओजापली, अप्सरा डांस एंड ओजापली के लिए भी अवनी आति सत्र को याद रखा जाता है। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि इसको स्टैब्लिश करने का काम अहोम किंग जयध्वज ने किया था, राइट, जयध्वज सिन्हा जी ने किया था अवनी आति, श्री श्री अवनी आति सत्र को स्टैब्लिश करने का काम। दूसरा फिर एक और सत्र की हम बात करें माजुली में ही, कमलाबारी सत्र, राइट, विच इज कंसिडर्ड एज द हब ऑफ आर्ट। कौन सा आर्ट? ट्रेडिशनल बोट मेकिंग आर्ट। So this traditional boat making art is still being practiced in the Kamalabari Satra in Majuli। कहा जाता है कि इसको एस्टेब्लिश करने का काम बदौला आता ने किया था, जो कि किनके डिसाइपल रहे हैं? श्री माधव देव के डिसाइपल रहे हैं। एक और सत्र की हम बात करें, श्यामागौरी सत्र की बात करेंगे, जो कि अपने क्रिएटिव मास मेकिंग कल्चर के लिए जाना जाता है, क्रिएटिव मास मेकिंग कल्चर के लिए। और यहीं से जुड़े लोग डॉक्टर हेमचंद्र गोस्वामी जैसे, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये जो मास्क मेकिंग आर्ट है, यूनिक जो आर्ट है माजुली का, उसको प्रिजर्व करके रखने का काम श्यामागौरी सत्र ने किया। तो देखो यहां पर आपको श्री श्री अवनी आति सत्र, श्री कमलाबारी सत्र, श्री श्यामागौरी सत्र एंड दक्षिणपात सत्र, इन चारों के बारे में याद रखना है कि दक्षिणपात सत्र की स्थापना 1584 में वनमाली देव इन्होंने स्थापना की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणपात सत्र का जो रास लीला होता है ना, जो राख महोत्सव होता है, वैसे तो राख महोत्सव पूरे माजुली का फेमस है, इंपॉर्टेंट है, पर दक्षिणपात सत्र का राख महोत्सव उन सब में अपनी एक यूनिक छाप रखता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सांचीपात मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैच द फॉलोइंग प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में भी आंसर लिखने के लिए माजुली के सतराज के बारे में आपको ये चारों जो स्लाइड्स है ना, जितना मैंने मेंशन किया है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपके आज का फाइनल सेशन था असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए, राइट, जिसको हमने बड़े अच्छे से, बड़े इंपॉर्टेंट नोट पे सतराज से एंड किया। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद तुम सब पर बना रहे, अच्छा एग्जामिनेशन जाए एपीएससी प्रीलिम्स का। ये 4 लेक्चर में मैंने एपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए असम स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते थे वो कवर करवाने का काम कर दिया है। एक बार मैं फिर से तुमको बता दूं कि तुमने पहले से जो पढ़ा था ये उसके लिए वैल्यू एडिशन हो जाएगा, चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। और अगर पहले से नहीं पढ़ के रखे हो तो बाबू ये 4 तो देख कर ही जाओ, इसको नहीं मिस कर सकते। अब जो स्पेशल अनाउंसमेंट था वो स्पेशल अनाउंसमेंट भी सुनते जाओ, देखते जाओ। तुम्हारा एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स जो असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, उसकी और बढ़िया तैयारी के लिए हमने यहाँ पर कुछ 50-55 एमसीक्यूज और उसके डिटेल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं। ये भी असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के ही हैं। असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 50-55 प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी मैं कमेंट सेक्शन में सिंपली अटैच कर दूंगा। तुम वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, या अपने मोबाइल टैब जहां पर भी पढ़ना है पढ़ लेना, और ये 50-55 क्वेश्चन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ने का काम करोगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपका असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की तैयारी और बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये भी कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। चारों वीडियो आपके पास है, उन 4 वीडियो को भी देखिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ एपीएससी प्रीलिम्स 5 जुलाई को देने जाओ। 28 जून को जो ऑल असम ओपन टेस्ट है, ऑल असम साइमुलेटर टेस्ट है एपीएससी प्रीलिम्स का, तुम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये पार्टिसिपेशन भी कंप्लीटली फ्री है। कमेंट सेक्शन में उसका गूगल फॉर्म लिंक भी रहेगा। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया आपने तो रजिस्टर कर लीजिए। जितने भी दिन बचे हैं, आज क्या हो गया, 25 जून हो गया, अगले 4 जुलाई तक आराम से बिना टेंशन लिए पढ़ाई कर लो, मेहनत करो, मेहनत तुम्हारे हाथ में है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है, रिजल्ट अच्छा ही होगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, ये बात याद रखना, किसी ना किसी फॉर्म में तुमको वो मिल ही जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट सेशंस में मिलेंगे। असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का सेशन यही कंप्लीट होता है। टेक केयर, जय हिंद।